अब मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही जबरदस्त बात। देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे एग्जाम के अंदर? ऐसे लिखोगे, उसके बाद लेटर लिखोगे, है ना? ऐसे ही आता है आपके एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले एग्जामिनर आपका लेटर पढ़ेगा या आपका ऐसे पढ़ेगा? आपका ऐसे पढ़ेगा। और ऐसे कंक्लूजन तो पढ़ेगा नहीं, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा। जी हाँ, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, जब एग्जामिनर आपसे मिला तो सबसे पहले किस चीज के थ्रू मिला? इस चीज के थ्रू। इसके नंबर कितने हैं? 5। लेकिन ये आपके नंबरों के ऊपर ऐसा जबरदस्त इंपैक्ट डाल सकती है ये चीज, बिकॉज बट इट इज फर्स्ट इंप्रेशन। ये पहला इंप्रेशन है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर किसी बंदे ने इंट्रोडक्शन बढ़िया की है एग्जामिनर के, अब वो इतनी कॉपियां चेक कर रहा है? अरे भाई क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है। अगर एक बंदे ने आउट ऑफ द बॉक्स चीज लिखी है, मस्त चीज लिखी है, दिल खुश हो जाएगा उसका। कचरा पढ़ पढ़ के अब अरे भैया क्या बात है, एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी कि अरे आगे कुछ एक्साइटेड लिखा होगा, आगे आपने बढ़िया बढ़िया लिखा है। देखो, दो चीजें हैं, आपका निबंध हो गया, ऐसे हो गया और लेटर हो गया। आपके अगर ऐसे में अच्छे मार्क्स आएंगे ना तो लेटर में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी है, यहां पर आपका इंप्रेशन बढ़िया पड़ गया। मान लो कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, टीचर की नज़रों में अच्छा स्टूडेंट होता है, वो कभी कभी गलती भी करता है तो टीचर ये बोलता है अरे अच्छा बच्चा है, माफ़ कर दो। वो इंप्रेशन आपका ये इंट्रोडक्शन बनाएगा। तो ऐसा बहुत रेयर देखा गया है, आरटीआई जो लगाई गई है, कि एसए के अंदर अच्छे मार्क्स हैं, लेटर के अंदर बुरे मार्क्स हैं, या एसए के अंदर बुरे मार्क्स हैं, लेटर के अंदर अच्छे मार्क्स हैं। ऐसा नहीं होता, एक तरह के ही मार्क्स होते हैं, थोड़ा ही फर्क होता है। क्योंकि यहां पर अगर अच्छा इंप्रेशन पड़ा और वहां पर थोड़ा वीक भी हो गया तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है आपके लिए। अब आप बोलोगे सर ऐसे बनना जरूरी थोड़ी है, एग्जामिनर है, एक्सपीरियंस है। अरे इट इज ह्यूमन टू बी लाइक दैट। ऐसे ही होता है अपनी साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, ये कोटेशन क्यों चल रही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये इसीलिए चल रही है क्योंकि ऐसा होता है। तो अगर यहां पर आपने अच्छा इंप्रेशन मारा, यहां पर अच्छा इंप्रेशन मारने की सबसे बस मस्त चीज है इंट्रोडक्शन। इसके लिए काफी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर यहां पर खराब इंप्रेशन मार दिया, लेटर कितना भी अच्छा लिख दो, उसके बाद उतने खास नंबर नहीं आएंगे जितना यहां पर ठीक ठाक इंप्रेशन के बाद आ सकते थे। तो अब इसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे? है ये 5 नंबर का, बट खतरनाक चीज है ये। इसको इंप्रूव करने के लिए आगे मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, इसको कैसे कैसे ना कैसे करके ये सॉलिड चीज होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हेलो भाई, कैसे हो? सीधा स्टार्ट करता हूँ सीधे काम की बात से, बिकॉज ये जो वीडियो है बहुत ही क्रिटिकल टाइम पर आ रही है। और ऐसा टाइम है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर हमारी कोई नहीं सुन रहा, सब इंग्लिश के लिए डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करवा रहे हैं, हिंदी के लिए कोई भी तैयारी नहीं करवा रहा। तो मेरा आज का दिन आप लोगों के लिए समर्पित। आज पूरा दिन ये मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, ये सारी ज़रूरी बातें इकट्ठी करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो के अंदर क्या होएगा एक बार जान लो, सीधा सीधा क्या आपको मिलने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी काम की चीज़ें हैं कि नहीं। देखो, यहाँ पर आपके सामने कुछ इंग्लिश लिखी हुई है तो वो माफ़ करिएगा। बाकी सारा काम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड है। ठीक है, डेडिकेटेड मतलब समर्पित है। क्लियर है? तो देखो, सारा हिंदी, प्योरली हिंदी के लिए हो रहा है। और एक आधी जगह इंग्लिश मैंने यूज़ की है ताकि मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाए थोड़ी। जैसे कंफर्टेबल ये हम इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं ना, तो चलो सीधे काम पर आते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट एग्ज़ाम, ये मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल स्टार्टिंग में थोड़ी सी। और भैया फॉर्मेट यानी कि प्रारूप, औपचारिक पत्र का, अनौपचारिक पत्र का, निबंध का, बिकॉज इसके नंबर हैं। उसके बाद आपके साथ मार्किंग स्कीम इनकी डिस्कस करेंगे, मतलब अंक, किस चीज़ के कितने अंक मिलते हैं। देन मार्क्स को इंक्रीज करने की टिप्स। यहाँ पर कुछ डूज भी होंगे, कुछ डोंट्स भी होंगे। मतलब ये छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी गलतियां करते हैं स्टूडेंट, बिना वजह नंबर कटवा आते हैं। और छोटी मोटी ऐसी बातें हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा और नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, देन सरकार की नीतियाँ मैं आपको बताऊंगा। देन लोकोक्तियाँ मैं आपको बताऊंगा, लोकोक्तियाँ और मुहावरे। अब ये क्यों? ये इंप्रेशन जमाएगी। मैं बोल रहा हूँ ना, छोटी सी बात है, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपका इंप्रेशन जम जाएगा, आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इंप्रेशन का काफ़ी बड़ा खेल है इस पेपर के अंदर, क्योंकि इसने इंटरव्यू को रिप्लेस किया है, साक्षात्कार को इसने रिप्लेस किया है। तो साक्षात्कार में भी क्या होता था, इंप्रेशन इंटरव्यू के अंदर आप दे रहे थे, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि ये ठीक है ये गलत है, ऑप्शंस तो है नहीं।
तो बंदे के ऊपर जो आप प्रभाव डालते हो, जब वो आपका लेटर पढ़ रहा है, आपका ऐसे पढ़ रहा है, और एग्जैक्टली कहाँ पर इंप्रेशन मारना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कितना मारना है, ज़बरदस्ती भी, ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी है हमने, ठीक है। तो काफ़ी उसके माइंड को, अगर आप उसके माइंड में अच्छी जगह बना लेते हैं एक बार शुरुआत में ही, तो काफ़ी आपके लिए अच्छी रह सकती हैं बातें, ठीक है। देन कुछ ज़रूरी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो आप एग्ज़ाम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका थोड़ा सा बढ़िया इंप्रेशन क्रिएट करेंगी, जो आपके मार्क्स पर बहुत बढ़िया असर डालेंगी। और भाई पिछले सालों में प्रीवियस ईयर पेपर्स, पिछले 2-3 साल के CGL के, CHSL के, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे गए एसए में और लेटर में, इन दोनों के अंदर, ठीक है। और जितनी भी पीडीएफ्स इसके रिगार्डिंग आपको मिलेंगी वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इवन कोचिंग सेंटर नाम का टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, है ना, ऑफ कोर्स। तो स्टार्ट करें ना बिना किसी देरी के। तो चलिए भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये पेन एंड पेपर मोड है। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ यहाँ पर, जल्दी से बता दूंगा कि भाई आप पेन, बिकॉज कई ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार इस पेपर को देंगे, है? तो यहाँ पर होएगा क्या, आपके पेज के ऊपर 44 खाने होंगे, ऐसे 4x11, ऐसे 44 खाने होंगे, ऐसे डिब्बे होंगे, 4 ऐसे कॉलम है, 11 ऐसे रोज हैं, ठीक है। एक पेज के ऊपर आपको अंदाजा होना चाहिए कि इतने वर्ड, एक पेज भरते ही इतने वर्ड हो गए, बिकॉज वर्ड लिमिट भी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है, आपने करना क्या है, इन डिब्बों के बिल्कुल बीच में लिखना है, ताकि सुंदर सुंदर लगे और थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़िया रहे। कई लोग ऊपर नीचे साइड में कहाँ कहाँ पर लिख देते हैं, बीच बीच में लिखिएगा, ठीक है। तो पेन पेपर मोड में होएगा, पेन से आपने लिखना है, पेन लेकर जाना, साथ में आपका क्या बोलते हैं उसको, जिसके साथ एंट्री होती है, अरे इतनी छोटी सी बात, एडमिट कार्ड होएगा। पेंसिल भी ले जाना अगर हो सके, एडमिट कार्ड के पीछे कुछ पॉइंट्स बनाने में काम आएगा, ठीक है। देन जो मीडियम की चॉइस है वो आपकी खुद की है, आप चाहे हिंदी में पेपर दो या आप इंग्लिश में पेपर दो, लेकिन बीच में स्विच नहीं कर सकते कि भाई ऐसे तो हिंदी में लिख दिया, लेटर इंग्लिश में लिख दूंगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे मिक्स नहीं मार सकते, आपकी मर्जी है। और एक और बात, आपके लेटर के ऊपर ऐसे ऑप्शन होता है कि अपनी मीडियम लिखें या फिर मीडियम को टिक करें। जब आप अगर आपने हिंदी टिक किया तो सारे हिंदी वाली कॉपी अलग होएंगी और वो हिंदी मीडियम वाला टीचर चेक करेगा, है ना। जब आपने इंग्लिश टिक किया तो इंग्लिश मीडियम वाला टीचर चेक करेगा। तो इसीलिए अगर एक चीज़ हिंदी एक चीज़ इंग्लिश में होगी तो वो टीचर चेक कैसे करेगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि भाई इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है, ठीक से ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपने मीडियम नहीं लिखा तो वो किसी भी टीचर के पास नहीं जाएगी, वो सर्दियों में आग जला के सिकने के काम आएगी फिर वो कॉपी, ठीक है, मतलब कि वो चेक नहीं होगी। नेक्स्ट, 60 मिनट के अंदर आपको ये काम करना है। 100 मार्क्स का ये पेपर है जो कि मेरिट के अंदर काउंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा क्या है कि मैंडेटरी टू क्वालिफाई, इसको क्वालिफाइंग बोलने से कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, मैंडेटरी है, बट नंबर जुड़ेंगे। मतलब 33 से कम अगर आप मार्क्स लेकर आए तो इससे पहले कितने भी मार्क्स हों, आपका पेपर ही, मतलब आपको आगे के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। इससे पहले मान लो आपने 600 में से 600 ही मार दिए और यहाँ पर 32 लिए, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा छोटी से छोटी पोस्ट के लिए भी, ठीक है। देन जो लेटर, जो आप पत्र लिखोगे उसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 150 वर्ड्स की। जो हम ऐसे जो निबंध लिखेंगे उसको हमने 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है, और यहाँ पर हम प्लस माइनस 10% कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 10% छोटा अगर लिखोगे, 135 वर्ड का अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे छोटा लिखोगे तो एग्जामिनर ये मानेगा कि इसने कम कंटेंट कम दिया। अगर 10% से ज़्यादा लिखोगे तो एग्जामिनर उसको चेक ही नहीं करेगा, है 10% यानी कि 165 तक चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देगा। दोनों के अंदर ऐसा होगा, क्लियर है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने ये सारी बातें, मतलब खास करके ये बातें अगर आपने अपना लिया, अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं, तो आप पॉइंट नंबर 4 से लेकर 8 तक इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं बोलूँगा मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देन फिल इन ईच डिटेल, हर एक डिटेल को आपने भरना है। डिटेल का मतलब रोल नंबर, अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, और अपनी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें भरनी है। एक भी चीज़ छूट गई आपका पेपर चेक नहीं होगा। इतनी दूर आए हो, इतने सारे एग्जाम्स क्लियर करके गड़बड़ हो जाएगी फिर,
ठीक है भाई। तो चलो, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये पेपर क्यों ले रहे हैं हम, किस चीज़ को इसने रिप्लेस किया। तो आपका माइंडसेट थोड़ा उस तरफ जाएगा कि स्कोर करने की तरफ जाएगा। आपको पता होना चाहिए ना ये काम हम क्यों कर रहे हैं। तो इंटरव्यू को रिप्लेस किया है, और इंटरव्यू के अंदर जो चीज़ें चेक की जाती थी कुछ चीज़ें इसके अंदर भी चेक की जा रही है। तो ये मिक्स है, ये इंग्लिश की लैंग्वेज के लिए नहीं है, इंग्लिश की नॉलेज के लिए नहीं है। इंग्लिश की नॉलेज तो ऑफकोर्स चेक होएगी इसके अंदर, लेकिन सिर्फ इंग्लिश की नॉलेज के लिए नहीं है। वो थोड़े से कुछ 10% हिस्सा लगा लो इंग्लिश की नॉलेज का है, लेकिन इंग्लिश में है तो काफ़ी उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है ना, एफिशिएंसी इन यूजिंग लैंग्वेज, इंटरव्यू में भी दिखती थी ये चीज़। इंग्लिश में जब इंटरव्यू होता था कि कितना एफिशिएंट है ये इस लैंग्वेज में, ठीक है। बिकॉज ऑफिशियली काफ़ी हद तक इंग्लिश यूज़ होती है, वैसे हिंदी के ऊपर जोर तो देते हैं, ठीक है। थॉट प्रोसेस आपका कैसा है ये चीज़ चेक करते हैं, मतलब सिर्फ जीके की नॉलेज नहीं, थॉट प्रोसेस यानी कि आपकी थिंकिंग की रेंज कितनी है। सिर्फ एक सीमित दायरे में सोचते हो या पूरे देश का, स्टेट का, पूरी समाज के बारे में भी कुछ सोच रखते हो कि नहीं। सिर्फ एक फील्ड में सोचते हो या फिर भाई स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल है, मतलब कि अलग अलग डायनेमिक आपकी थिंकिंग है कि नहीं, कितनी ब्रॉड है, किस लेवल पर है, कितनी ओपन अप आपकी थिंकिंग है। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे इंटरव्यू में आप बोलते हो कुछ, अगर एक तो बात होती है अटकना, एक बात होती है बीटिंग अराउंड द बुश करना, कि जो बात आप कहना चाह रहे हो वो साफ नहीं कह रहे या साफ कह नहीं पा रहे। तो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इस पेपर के थ्रू भी दिखेगी कि कितना साफ टू द पॉइंट लिखता है ये बंदा, इसकी सोच कितनी सुलझी हुई है, सीधी बात कहता है, ठीक है। तो बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना पेपर में कि फालतू के एग्जामिनर को बेवकूफ़ बना के 250 वर्ड भरती है, 10 नंबर दे देगा, रहोगे फिर, ठीक है। देन फ्लो ऑफ थॉट्स, इसको एग्जाम के अंदर जब आरटीआई लगाई तो कॉन्टिन्यूटी बोल रहा था एसएससी कि भाई कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, यानी कि जो एक सेंटेंस लिखा ये नहीं कि उससे अगला सेंटेंस कुछ भी आप लिख दोगे, मतलब एक फ्लो में है। कई बार कैंडिडेट करता क्या है कि एक फैक्ट लिख रहा है फिर उसको दूसरा फैक्ट याद आ गया, तो विदाउट एनी कॉन्टिन्यूटी 250 वर्ड में अगर छोड़ना है उसको पूरा ऐसे, तो पता नहीं विदाउट कॉन्टिन्यूटी ही वो कर देगा। ठूंसना है अगर पूरा ऐसे, कॉन्टिन्यूटी नहीं रखेगा। तो फ्लो ऑफ थॉट्स होना चाहिए, यानी कि हमें वेल स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, जो हम लिखने वाले हैं उसको पहले स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। देन एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि आप सिचुएशन को एनालाइज कर पाते हैं कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जो भी टॉपिक आपको दिया है एसे के अंदर या लेटर के अंदर, अगर उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं तो आप वो पहचानते हैं कि नहीं। उसको कैसे पता चलेगा आप पहचानते हैं कि नहीं, जब आप उसको बताएंगे तो आपको लिखने पड़ेंगे ये, ठीक है, उस टॉपिक के। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपके पास है कि नहीं, गवर्नमेंट के लिए, समाज के लिए, खुद के लिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपके पास है कि नहीं। क्लियर है, ये दिख रहा है ना। चलो भाई, तो सबसे पहले मैं आपको लेटर के बारे में बता दूं, इनका फॉर्मेट मैं आपको याद करवा देता हूं। जस्ट मेरे को 2 मिनट लगेंगे इनका फॉर्मेट आपको रटवाने में, ठीक है। उसके भी 5-5 नंबर हैं, या फिर देखो अलग अलग आरटीआई में अलग अलग, मैंने देखा है ऑनलाइन कि किसी ने आरटीआई लगाई अलग साल, तो ये लेटर के टॉपिक पर भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं, जहाँ तक मैंने ऑनलाइन ऑब्जर्व किया। बाकी उस चीज़ को आप छोड़ो, बाद में मैं आपको बताऊंगा, एक बार इस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी, एक ट्रिक बताई थी इसको रटने की, तो मैं फिर से बताऊंगा। क्या आपने रॉबर्ट वाड्रा का नाम सुना है? वो शायद दामाद है गांधी इसका, मैं भी भूल गया हूँ क्या था, शायद दामाद प्रियंका गांधी का हस्बैंड ही होएगा, वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा। और आर्मी के अंदर एसएसबी होती है, जब आप एनडीए देते हो, सीडीएस देते हो, तो एसएसबी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। मैंने भी दी है, मैं भी रिकमेंड हो गया था, बस इस चश्मे के कारण नहीं जा पाया वहाँ पर है, नहीं तो मेजर की रैंक तक अब तक होता है। बट अभी लाइफ अच्छी चल रही है, नो रिग्रेट्स। देखो, तो आप मान लो जो रॉबर्ट वाड्रा है उससे किसी ने ये पूछा कि क्या तुम एसएसबी दोगे, कि भाई रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी से हमने पूछा कि वाड्रा एसएसबी देगा क्या नहीं इस साल, प्रियंका गांधी ने बोला रहे ये नहीं देगा, इसके बस की नहीं है। बस इतनी चीज याद रख लो, क्या कि वाड्रा एसएसबी देगा, ये नहीं देगा। वाड्रा एसएसबी देगा ना, ये नहीं देगा। बस मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर चीजें इंग्लिश में, लेकिन इतनी तो आप इंग्लिश, आपको इंग्लिश आती है ना कि आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो। देखो वाड्रा यानी कि यहाँ पर होगा क्या, जो औपचारिक पत्र है उसका फॉर्मेट होता है 3-3-3, और अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट होता है 2-2-2। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये दोनों हैं क्या,
औपचारिक पत्र यानी कि जो ऑफिस के लिए काम आए, ऑफिशियल, औपचारिक। और अनौपचारिक यानी कि ऑफिशियल नहीं, दोस्ती में, जैसे अपनी फैमिली में, दोस्तों में। औपचारिक क्या हो गया, न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हो, या फिर वही किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना खराब है, उसको लिख रहे हो, तो उसके साथ दोस्ती तो नहीं है ना, औपचारिक हो गया। अपने स्कूल के हेडमास्टर को लिख रहे हो, बेशक आपका दोस्त हो स्कूल का हेडमास्टर, बट फिर भी औपचारिक होगा, ठीक है। हाँ, इस तरह के डाउट पूछते हैं ना कई बार स्टूडेंट। देखो, औपचारिक के अंदर होगा 3 3 3। तो सबसे पहले 3 चीजें यहां पर आएंगी, फिर 3 चीजें यहां पर आएंगी, फिर 3 चीजें यहां पर आएंगी। अनौपचारिक के अंदर 2 चीजें यहां पर आएंगी, यानी कि यहां पर आएंगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, लेफ्ट में आएंगी, वैसे हमने लेफ्ट में लिखना है हमेशा, इस तरफ लिखना है, उस तरफ मत लिखना, ठीक है। फिर बीच में 2 चीजें आएंगी और फिर नीचे 2 चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा देखो, वाड्रा यानी कि वा ड रा, एसएसबी देगा, ये नहीं देगा। वाड्रा एसएसबी देगा, ये नहीं देगा, मतलब क्या है, WA राइटर्स एड्रेस, जो पत्र को लिख रहा है उसको शायद प्रेषक बोलते हैं हिंदी में। हिंदी इंग्लिश के टर्म्स की बात नहीं है, वो मैं आपको गूगल करके बता सकता था, यहाँ पर कंसेप्ट की बात है, ठीक है। तो सिर्फ उस पर फोकस करना। राइटर्स एड्रेस, जो पत्र को लिख रहा है, सबसे पहले वो आएगा। फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर D फॉर डेट आएगी। फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा, रिसीवर जिसके पास लेटर जा रहा है, ठीक है। देन SSB, एक S का मतलब है सब्जेक्ट, एक S का मतलब है सैल्यूटेशन, ठीक है। और B का मतलब है बॉडी। बॉडी का क्या मतलब है कि भैया जिस चीज के लिए हमने लेटर लिखा है वो कंटेंट है। इस बॉडी के भी 3 पार्ट हो सकते हैं। 3 पार्ट क्या है, 3 पैराग्राफ में हम इसको लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे स्टार्टिंग में अपने जिस भी चीज़ के बारे में लेटर लिखना है, देन उसके कंटेंट्स लिखेंगे हम, देन उसको कंक्लूड करेंगे। अब ये मैं जो वर्ड है ये मैं इंग्लिश के यूज़ कर रहा हूँ, इनको इग्नोर करना प्लीज़ यार, बिकॉज ये छोटी छोटी बातें भी कई बार स्टूडेंट कमेंट करते हैं। वीडियो पर ध्यान देना। तो ये जो आप बोलोगे कि सर सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन में पहले कौन सा है सही है, हमें कैसे पता चलेगा, इनको हम ऊपर नीचे भी कर देंगे तो फॉर्मेट में दोनों तरीके से चलता है ये, ऊपर नीचे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भैया। सब्जेक्ट यानी कि विषय, सैल्यूटेशन यानी कि जो आप बोलते हो महोदय, श्रीमान महोदय जी, वो वाली सैल्यूटेशन, आगे आएंगे सारी चीज़ों पर। देन बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें। देन ये का मतलब है यूअर्स ओबीडियंटली, यानी कि आपका भवदीय आता है ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य। वाई से आता है ना यूअर्स, वो वाला। एन का मतलब है नेम, आपका नाम। और डी का मतलब है डेजिग्नेशन। जब भी डेजिग्नेशन यानी कि आपका पद, जब भी आप ऑफिशियल लेटर लिखते हो तो अपना नाम लिखते हो। मान लो आप प्रबंधक हो कहीं पे तो आप लिखते हो शाखा प्रबंधक, मान लो बैंक में हो, तो ये सारी चीजें आप लिख रहे होते हो। क्लियर है? औपचारिक लेटर का फॉर्मेट क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं बहुत, बिकॉज ये टाइम क्रिटिकल है आप लोगों के लिए। देन अब अनौपचारिक के ऊपर आते हैं। अनौपचारिक में आपने देखा होगा कि एक एक चीज़ गायब है, तीनों जगह से एक एक चीज़ गायब है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ को हम गायब कर सकते हैं, कौन सी चीज़ गायब हो सकती है। देखो, मान लो आप अपने चाचा के लड़के के पास कर रहे हो लेटर, तो देखते हैं कौन सी चीज़ इसमें से हम नहीं लिखेंगे। तो देखो, एक तो यहाँ पर तो सीधा सीधा पता लग रहा है, बॉडी तो लिखोगे ना, ये नहीं है कि बॉडी नहीं लिखोगे, सैल्यूटेशन भी लिखोगे, और भाई क्या हाल है, ऐसी चीज़ लिखते हो ना। आपका बहुदिया टाइप महोदय तो उसको नहीं लिखोगे, लेकिन सैल्यूट स्टार्टिंग में कुछ राम राम करते हैं ना, वो चीज़ हम लिखेंगे। सब्जेक्ट नहीं लिखते कि मैंने आपके पास लेटर लिखा है आपकी गर्मियों की छुट्टियां कैसी रही है जानने के लिए, सब्जेक्ट नहीं लिखते ना रिश्तेदारी में, दोस्ती में, तो सब्जेक्ट नहीं होगा अनौपचारिक में। देन ऊपर देखते हैं राइटर्स एड्रेस, ये तो लिखेंगे एटलीस्ट उसको। राइटर्स एड्रेस का क्या मतलब है, ये लिखना कि लेटर आया कहाँ से है, तो ये तो बताओगे ना, उसको कैसे पता चलेगा बुआ के लड़के से, मामा के लड़के से कहाँ से लेटर आया है, ये तो लिखोगे। रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखोगे, रिसीवर्स एड्रेस ऐसे लिखते हैं ना, दी हिंदू एडिटर, ऐसे कि भैया श्याम मेरी बुआ का लड़का, ऐसे नहीं लिखना हमने। ये चीज़ वहाँ पर गायब हो जाएगी, सिर्फ ये 2 चीज़ें रहेंगी, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, उसका पता और दिनांक, और इन सब के बीच में एक एक लाइन का गैप होएगा, ठीक है। देन यहां पर डेजिग्नेशन नहीं लिखोगे आप।
मामा के लड़के के पास लेटर लिखा है, तो वहाँ पर ये आप नहीं लिखोगे कि भैया मैं यहाँ पर मार्केटिंग की जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, विपणन प्रबंधक हूँ, ये तो नहीं लिखोगे ना। तो क्लियर है, उसका फॉर्मेट यहीं से आ गया। इसका फॉर्मेट वाडर एसएस भी देगा, ये नहीं देगा, खत्म, इतना ही है। ठीक है, इंग्लिश का भी यही है, हिंदी का भी यही है, सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आप हिंदी में लेटर लिखोगे। और एक और बात, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि भैया हिंदी में लेटर लिखें, ऐसे लिखें या इंग्लिश में लिखें, कौन से में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। किसी में भी ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते, किसी में भी कम मार्क्स नहीं मिलते, आपके लेटर के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात। तो जिस लैंग्वेज के ऊपर आपकी पकड़ है, जिस लैंग्वेज में आप स्कूलिंग करते आ रहे हैं, उसी को रखना। नहीं तो होगा क्या, आपको वो कैब समझ में नहीं आएगी। जैसे मार्केटिंग को विपणन बोलते हैं, आज मैंने देखा है, फिर आप मार्केटिंग को क्या सोचोगे कि क्या बोलूँ, अगर मान लो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। ठीक है, और ऐसे ही कई वर्ड इंग्लिश में भी हैं जो हिंदी वालों को एकदम से स्ट्राइक नहीं होंगे। तो अपनी लैंग्वेज में रहना, नंबर के चक्करों में अपनी लैंग्वेज मत बदलना। तो एक बार एक औपचारिक पत्र देख लेते हैं। CGL 2018 में ये पूछा गया है, आप सुनील सुनीता निवासी गांधी रोड द्वारका नई दिल्ली हैं, मतलब यहाँ के निवासी हैं। GD रेस्टोरेंट के मालिक को खराब सेवा और खाने की खराब खाने की गुणवत्ता की शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। ये हिंदी मैंने की है, मेरे पास इंग्लिश में ये चीज़ अवेलेबल थी। ठीक है, तो उसको इग्नोर करिएगा, एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें पकड़ में आएगी। अपना नाम पकड़ में आएगा, अपना एड्रेस, यानी कि राइटर्स एड्रेस आपको मिल गया पूरा का पूरा। यहाँ पर GD रेस्टोरेंट रिसीवर्स एड्रेस हमें मिल गया कि मालिक को खराब सेवा, हमें सब्जेक्ट मिल गया कि खाने की सेवा का मतलब है सर्विस। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया है, देख लीजिएगा आप, कि गुणवत्ता की हमें शिकायत करनी है। और जो भी आप विषय लिखोगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर लिखना, उसको ऐसे 2 लाइनों में, वहां पर हमें बॉडी नहीं लिखनी। जो भी हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसको हम सिर्फ एक लाइन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। जैसे यहाँ पर पिन कोड गिवन है, तो कई बच्चे खुद से कोई भी इंफॉर्मेशन मत डालना। अनफेयर मीन्स के तहत पता नहीं वो बिना बात के काम भी कर रहे हैं SSC वाले, तो अपनी तरफ से कोई भी रीज़न मत देना। जहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ नहीं दी है, वहाँ पर ABC या XYZ लिख देना। ठीक है, अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मत डालना, नहीं तो अनफेयर मीन्स के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे ये होएगा। देखो, सबसे ऊपर क्या आएगा, सुनील सुनीता गांधी रोड द्वारका नई दिल्ली। सुनील, अगर लड़के हो तो आप सुनील गांधी रोड द्वारका नई दिल्ली पिन कोड, राइटर्स एड्रेस। उसके बाद आएगी डेट, जिस दिन आपका एग्जाम है वो डेट भर देना। देन उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि यहाँ पर आएगा GD रेस्टोरेंट है XYZ सिटी, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर सैल्यूटेशन हो जाएगी, श्रीमान जी। हिंदी में ऊपर सेवा में लिखते हैं तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। आजकल उसका ट्रेंड जा रहा है सेवा में का, मतलब ऑफिशियली जा रहा है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। और लिख भी सकते हो, उसमें भी नहीं कटेंगे। ठीक है, इस सेवा में दी एडिटर दी हिंदू, ऐसे सेवा में GD रेस्तरां, वैसे उसको अभी हटा रहे हैं, अभी ट्रेंड बदलते हैं कई बार चीज़ों के। तो श्रीमान जी, फिर उसके बाद विषय यहाँ पर क्या हो सकता है कि खाने की गुणवत्ता हेतु, खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायत हेतु पत्र, ऐसे कुछ आप लिख सकते हो। सीधा स्टिक टू दी पॉइंट, उसको एक्सप्लेन करते हुए। देन उसकी बॉडी के अंदर आप क्या करोगे, देखो अब ध्यान से सुनो। इस चीज़ के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने करना क्या है। कई बार ऐसा लेटर आ जाता है, या फिर चलो मैं इसी का बता देता हूँ, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि अभी शिकायत के लिए है। तो इनफॉर्मल लेटर है, तो आपका क्या हाल है जी, इस तरह की चीज़ों से आपने नहीं स्टार्ट करना, सीधा टू द पॉइंट आपने स्टार्ट करना है। कुछ भी आप बोल सकते हो कि मैं अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पर आया था, या मैं अपने भाई की बर्थडे पार्टी पर आया था, उस दिन आपके होटल में हमें भाई वहाँ पर बाल गिरे मिले रोटियों में, या फिर दूध फटा मिला, जो भी आपको शिकायत है वो आप अपनी तरफ से, आप जितनी क्रिएटिव शिकायत यहाँ पर लिखोगे ना, मतलब ठीक ठाक बढ़िया सी शिकायत लिखोगे, तो एग्जामिनर का थोड़ा सा ध्यान भी आप खींचोगे। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर का ध्यान खींचने की जगह नहीं है, वो कहाँ पर है मैं आपको बताऊंगा, मस्त जगह है।
जीवन बन जाएगा वहाँ पर जगह, वहाँ पर ध्यान खींच लिया। तो एक बार इंट्रोडक्शन के अंदर आपने जो भी सिचुएशन में आप हो उसको इंट्रोड्यूस करना है सॉफ्टली, वहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद पूरी शिकायत आपने वहाँ पर बतानी है, क्या क्या हुआ इंट्रोड्यूस करके कि भाई बर्थडे पार्टी पर आया था, ये शिकायत है। फिर कंक्लूजन के अंदर आप उससे क्या चाहते हो, एंड में अगर ये चीज़ भी आप लिख दोगे कि भैया जो भी आप सॉल्यूशन वहाँ पर चाहते हो कि ये चीज़ें आप करो, नहीं तो अ, मुझे आगे शिकायत करनी पड़ेगी या कुछ भी, आप उससे कॉल ये भी बोल सकते हो कि मैं आपका जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वापस। मैं हिंदी में आपको नहीं बता रहा बिकॉज मेरी स्कूलिंग इंग्लिश में हुई है, सब कुछ इंग्लिश में कर रहा हूँ, मैं कंटेंट पर यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात? फिर आगे वही जो मैंने आपको बताया है, ये नहीं देगा, यूवर्स वाला आपका भवदीय वगैरह, देन नेम एंड डेजिग्नेशन। अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में ज़रूरी बातें आखिर में है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देन एक अनौपचारिक पत्र CHSL 2017 का एक बार ये देख लेते हैं, एक्चुअल में आया हुआ है। आप महिमा जसप्रीत, निवासी लोधी रोड, नई दिल्ली है। पिछला भी लोधी रोड था क्या? गांधी रोड था, चलो। अपने छोटे भाई टिंकू को पत्र लिखिए कि यदि उसे अपना अच्छा करियर, ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है, SSC वालों ने करियर लिख रखा था, है अपना करियर बनाना है। हिंदी में करियर तो नहीं होता ना, इंग्लिश में होता है। तो अन्य आकर्षणों से ध्यान हटाकर केवल पढ़ाई पर केंद्रित करें। तो यहाँ पर फिर से अब की बार आप क्या करोगे, एक एक चीज़ काटोगे। राइटर्स एड्रेस यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे? महिमा लोधी रोड, नई दिल्ली। फालतू में पिन कोड मत लिखना। देन डेट लिख दोगे एग्जाम के दिन की। देन अब यहाँ पर हिंदी में देखो, जब आप थोड़ी सी अच्छी वो कैब, प्यारे छोटे भाई या फिर प्यारे अनुज आप यूज़ करोगे, बड़े भाई की तरह की जगह ज्येष्ठ भ्राता यूज़ करोगे, या कुछ ऐसी चीज़ें। मेरे को हिंदी के इतनी अभी फिलहाल याद नहीं, अदरवाइज 10th में मैं भी अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आता था, है 9th-10th में हिंदी के अंदर। आपको याद होगी जो हिंदी वाले स्टूडेंट उनको, तो वो वाले वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, मतलब वो कैब अच्छी यूज़ करनी है, बिल्कुल लोकल टाइप की नहीं यूज़ करनी है आपने, ठीक है। थोड़े से बढ़िया जो ऑफिशियल से वर्ड्स हैं ना, जो हिंदी के बढ़िया बढ़िया वर्ड हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। छोटे भाई को बताना है ना कि मम्मी बोल रही थी कि आजकल मम्मी के पत्र से मुझे पता चला कि आजकल इसका विषय क्या था कि भैया अच्छा करियर बनाना है तो अन्य आकर्षणों से ध्यान हटाकर केवल पढ़ाई पर। हाँ, कि भैया आजकल पढ़ाई में कम ध्यान लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल पर गेम खेल रहे हो, या फिर बाहर घूमने जा रहे हो, कम टाइम पढ़ाई पर दे रहे हो। ऐसे आपको कैसे भी इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन ये जल्दबाजी में इंट्रोड्यूस आपको नहीं करना है, एक बार सोच लेना है। ये चीज़ भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में काफ़ी काम की चीज़ें बताऊंगा। हमने ये स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें, इसको हम प्लान करेंगे, थोड़ी देर में आपको ये बताने वाला हूँ, चलिए तब मैं वो सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेट समझ में आ गया। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जी एसए का फॉर्मेट, एक बार जल्दी से बता देता हूँ। एसए के अंदर क्या होगी, आपको कोई भी एक प्रॉब्लम मिलेगी, कोई भी प्रॉब्लम मिल सकती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे सबसे एंड में चलते हैं, ये पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स में जब आपको, क्या इससे पहले आ चुके हैं क्या ऐसे? हाँ, ये आ गए। जैसे कोई भी प्रॉब्लम मिल सकती है कि भैया वर्तमान समय में शिक्षा की अहमियत क्या है, तो शिक्षा के बारे में हम सब कुछ लिखेंगे। वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर मिलेगी, उसको आपने इंट्रोड्यूस करना है। सबसे पहले आपने उसको डिफाइन करना है, ठीक है, कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या, पोल्यूशन है क्या, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो इसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण कई तरह के हैं, इस टाइप से आपने उसको मतलब उसकी डेफिनेशन लिखनी ज़रूरी है। और इसके बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करना है। कई बार स्टूडेंट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उसको डिफाइन नहीं करते। जैसे वृद्धावस्था के बारे में निबंध था, तो वृद्धावस्था के बारे में आपने कुछ चीज़ें लिखनी है और उनको सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। छोटी से छोटी बात एक बार अगर आप सोचोगे तो उसको आप, कि वृद्धावस्था क्या है, जीवन में 4 अवस्थाएं हैं, वृद्धावस्था उनमें से आखिरी है। जब पूरे जीवन को व्यक्ति पार कर चुका है तब उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। अगर वो अपने परिवार के साथ रहेगा तो उनको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता सकता है, उसने जीवन इतना ज़्यादा देखा है। और वृद्धावस्था के अंदर उसको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियली तो तब तक बंदे स्टेबल हो ही जाते हैं मैक्सिमम, अगर नहीं भी होते हैं फिर भी सहारे की ज़रूरत होती है, बिकॉज शरीर भी ढल चुका होता है।
मतलब आप समझ रहे हो मैं कैसे एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ। उनकी वृद्धावस्था में सुरक्षा मतलब कौन कौन सी सुरक्षा उनकी हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, सोशल। बूढ़े लोगों का मन नहीं लगता, मान लो चाहिए क्या होता है फाइनेंशियली, खाने को रोटी बस उस उम्र में, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा यही चाहिए होता है, सोच ऐसी हो जाती है कि बस रोटी मिल जाए एनफ है। तो उस वक्त उनको चाहिए क्या, सोशल लाइफ सबसे ज़्यादा चाहिए कि भैया लोग जो हैं जान पहचान कर रहे हैं इंपॉर्टेंस है उनकी आसपास के लोगों में। ठीक है, क्लियर है। देन मेन बॉडी आगे आएगी लेटर की। मेन बॉडी के अंदर आप क्या बताओगे, मेन बॉडी के अंदर आप कोई भी, जैसे वृद्धावस्था वाली बात है कि भाई प्रेजेंट सिनेरियो क्या क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है उस चीज़ को लेकर। और हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जैसे वृद्धावस्था को लेकर, तो आप क्या कर सकते हो, वृद्धावस्था को लेकर आप, मैं आपको बताता हूँ, रुको एक बार थोड़ा सा पॉइंट से हटकर मैं बातें बता रहा हूँ। ये जो मेन बॉडी होती है इसके अंदर हमें करना क्या होता है, इसके अंदर हमें एक तो प्रॉब्लम को अलग अलग लेवल पर देखना होता है, इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, देन स्टेट के लेवल पर हो सकता है, स्टेट को इग्नोर भी कर सकते हो, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर। आपको अलग अलग फील्ड्स टच करने पड़ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इन बातों का होएगा अभी फायदा, रुको। फील्ड कैसे टच कर सकते हो आप, सोशल, किसी चीज़ का सोशल इम्पैक्ट हो सकता है, किसी चीज़ का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो सकता है, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक्स पर। देन किसी चीज़ का रिलीजियस इम्पैक्ट हो सकता है हमारी सोसाइटी पर, हमारी दुनिया के ऊपर है। और किसी चीज़ का हमारी एजुकेशन पर इम्पैक्ट हो सकता है, किसी चीज़ का स्पोर्ट्स पर इम्पैक्ट हो सकता है, किसी चीज़ का टूरिज्म पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो जो मैं ब्रॉड माइंडेड बोल रहा था वो मैं क्या बोल रहा था, वो मैं ये बोल रहा था जैसे यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वृद्धावस्था वाली मान लो, तो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उस प्रॉब्लम को ऐसे डाइवर्सिफाई करेंगे या ऐसे डाइवर्सिफाई करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पर उस बंदे के ऊपर क्या बीतती है, किस किस तरह के लोग होते हैं जिनके कारण जो वृद्धावस्था में लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, सोसाइटी लेवल पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं ये क्या बता रहा हूँ, इससे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, नहीं तो लिखने के लिए आइडियाज़ ही नहीं मिलते। और इनसे इतने आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप सिर्फ काम का कंटेंट एग्जाम के अंदर लिखोगे। ठीक है, कि भाई नेशनल लेवल पर कोई स्कीम हो रही है कि नहीं, अगर ओल्ड पीपल को लेकर कोई इंडेक्स है ग्लोबल, मतलब दुनिया के अंदर, तो इंडिया उसमें कौन से नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ पर तो इंडेक्स नहीं है, लेकिन ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप जब प्रॉब्लम को क्लास ऐसे डाइवर्सिफाई करोगे, अलग अलग चीज़ों को टच करोगे, तो आपके पास कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, फील्ड्स आप टच कर सकते हो, जैसे कोरोना का इम्पैक्ट, कोरोना को यहाँ पर भी थोड़ा सा टच कर सकते हैं, इंडिविजुअल बंदे पर भी फर्क पड़ा है, लोग डिप्रेस भी हो गए हैं, इस कारण है, लोगों की हेल्थ भी डाउन हो गई है, घर में पड़े पड़े घूम फिर नहीं रहे थे, सोसाइटी के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पर है। तो कोरोना को तो इसमें भी कर सकते हैं कोविड को, और कोविड को यहाँ पर भी कर सकते हैं, रिलीजन के ऊपर भी, रिलीजियस मीटिंग भी अलाउ नहीं की थी, इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ा है, एजुकेशन के ऊपर भी असर पड़ा है, पूरा शिफ्ट आ गया है ऑफलाइन से ऑनलाइन के अंदर, काफ़ी मतलब ऑनलाइन चीज़ों को काफ़ी यूज़ करने लगे हैं लोग हैं, टूरिज्म के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप समझ रहे हो, मैक्सिमम चीज़ों को टच करने के लिए आपके पास क्या मिल जाएगा, अगर आप इन चीज़ों को दिमाग में रखोगे तो कंटेंट आपको मिल जाएगा, फिर उसको हमने अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है प्रेजेंट में उसकी क्या हालत है, प्रेजेंट में हालत कहीं ना कहीं आप उसको डाइवर्सिफाई करोगे कि प्रेजेंट में ऐसे ऐसे इस लेवल पर ये है, इस लेवल पर ये है, इन चीज़ों को रटना नहीं है। अलग अलग तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं, तो उनको हम अलग अलग तरह से हैंडल करेंगे, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट में उसकी क्या हालत है, पास्ट में क्या पता हर एक चीज़ की पास्ट में हालत ना रही हो, पास्ट में उसकी क्या हालत रही हो सकती है। ठीक है, और सिर्फ ऐसे आपने एक्सपेंड नहीं करना है, धीरे धीरे आप समझोगे। देन कंक्लूजन में हमने क्या करना है, कंक्लूजन के अंदर कि भैया उस चीज़ के, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रेंथ लिख दिया, तो हर एक चीज़ की स्ट्रेंथ थोड़ी होगी, हर एक चीज़ की, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकती हैं, लेकिन कोरोना की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होगी, उसके
मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कोरोना आया उसका क्या पॉजिटिव होएगा, हम एक दो पॉइंट उसके भी पॉजिटिव लिख सकते हैं कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन लोगों ने यूज किया है, मतलब पहले इतना नहीं कर सकते थे, तो टीचर्स के अंदर स्किल आई है, स्कूल के टीचर्स के अंदर। कई कंपनियां ऐसी हैं जो अब आगे जूम पर ही मीटिंग ले लेकर काम कर रही हैं, उनकी ज़्यादा एफिशिएंसी आ गई है, पहले वो उसको नहीं यूज़ कर रही थी। तो मतलब कि हर एक चीज़ के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का क्या मतलब है, कभी कभी स्ट्रेंथ और वीकनेस, कभी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ के। जब आप ये टच करोगे तो जब आपको नंबर मिलते हैं तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं कि प्रोज एंड कॉन्स मेंशन करने के इतने नंबर, आपके पास कंटेंट आ जाएगा। सजेशंस, सजेशंस का मतलब है सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। गवर्नमेंट को सजेशंस हो सकती हैं, समाज को सजेशंस हो सकती हैं, कोई भी आप सोचोगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा असर यहाँ पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई, अब मैं एक बार आपको जल्दी से मार्किंग स्कीम बताऊंगा। इस मार्किंग स्कीम से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इससे अगर आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इसको मैं स्किप भी कर देता तो भी इतना फर्क नहीं पड़ना था। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस पर, क्योंकि इसको अगर आप दिमाग में लेकर बैठोगे तो आपका यही मतलब यही सोचोगे एक्सप्रेशन है कि नहीं, लैंग्वेज है कि नहीं। मोटा मोटा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि मार्किंग वो करते कैसे हैं। भैया फॉर्मेट, कुछ लोग 4 मार्क्स बोल रहे हैं आरटीआई लगा के, कुछ लोग 5 मार्क्स बोल रहे हैं। मैंने पर्सनली आरटीआई नहीं लगाई है, मैंने ऑनलाइन ही इन्फॉर्मेशन गैदर की है। ठीक है, कि फॉर्मेट के इतने नंबर हैं। देन क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, टू द पॉइंट, सीधी बात करने के इतने नंबर हैं। कमांड ओवर लैंग्वेज, अब कमांड ओवर लैंग्वेज कैसे दिखेगी कि आप वोकैब कैसे यूज करते हो हिंदी के अंदर, आप वर्ड कैसे यूज करते हो, अनुज, अग्रज, ज्येष्ठ, या फिर और मेरे को इतने पता नहीं है इसलिए मैं यही यूज कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, अंग्रेजी में मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप वोकैब, आप वर्ड कैसे यूज कर रहे हो। देन आप इडियम्स एंड फ्रेजेस, लोकोक्तियां वगैरह, मुहावरे वगैरह अगर एक आधे बीच में यूज कर रहे हो, एक आधी कोटेशन यूज कर रहे हो, आपकी ग्रामर, व्याकरण ठीक है कि नहीं, तो ये कमांड ओवर लैंग्वेज है। तो देखो इंग्लिश का टेस्ट यहाँ पर 8 नंबर का है, यानी कि हिंदी का टेस्ट। ठीक है, देन बॉडी, जो लेटर की बॉडी है उसको भी अलग अलग ऐसे बांटा गया है, उसके भी अलग अलग मार्क्स ऐसे दिए गए हैं, बट लेकिन हमने इतनी डिटेल में नहीं घुसना, इसका कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको एस्से के बारे में एक बार बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से, बहुत ही जरूरी अहम हिस्से के ऊपर बढ़ेंगे हम। देखो लेटर की जो इंट्रोडक्शन है, अब मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही जबरदस्त बात। देखो सबसे पहले अब क्या लिखोगे एग्जाम के अंदर, ऐसे लिखोगे, उसके बाद लेटर लिखोगे, है ना, ऐसे ही आता है आपके एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले एग्जामिनर आपका लेटर पढ़ेगा या आपका ऐसे पढ़ेगा, आपका ऐसे पढ़ेगा। और ऐसे कंक्लूजन तो पढ़ेगा नहीं, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा। जी हाँ, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, जब एग्जामिनर आपसे मिला तो सबसे पहले किस चीज के थ्रू मिला, इस चीज के थ्रू। इसके नंबर कितने हैं, 5, लेकिन ये आपके नंबरों के ऊपर ऐसा जबरदस्त इंपैक्ट डाल सकती है ये चीज, बिकॉज बट इट इज फर्स्ट इंप्रेशन, ये पहला इंप्रेशन है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर किसी बंदे ने इंट्रोडक्शन बढ़िया की है, एग्जामिनर के, अब वो इतनी कॉपियां चेक कर रहा है, अरे भाई क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है। अगर एक बंदे ने आउट ऑफ द बॉक्स चीज लिखी है, मस्त चीज लिखी है, दिल खुश हो जाएगा उसका। कचरा पढ़ पढ़ के अब अरे भैया क्या बात है, एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी कि अरे आगे कुछ एक्साइटेड लिखा होगा, आगे आपने बढ़िया बढ़िया लिखा है। देखो दो चीजें हैं, आपका निबंध हो गया, ऐसे हो गया, और लेटर हो गया। आपके अगर ऐसे में अच्छे मार्क्स आएंगे ना, तो लेटर में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी है, यहां पर आपका इंप्रेशन बढ़िया पड़ गया। मान लो कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, टीचर की नज़रों में अच्छा स्टूडेंट होता है, वो कभी कभी गलती भी करता है, तो टीचर ये बोलता है अरे अच्छा बच्चा है, माफ़ कर दो। वो इंप्रेशन आपका ये इंट्रोडक्शन बनाएगा। तो ऐसा बहुत रेयर देखा गया है, आरटीआई जो लगाई गई है, कि एसए के अंदर अच्छे मार्क्स हैं, लेटर के अंदर बुरे मार्क्स हैं, या एसए के अंदर बुरे मार्क्स हैं, लेटर के अंदर अच्छे मार्क्स हैं। ऐसा नहीं होता, एक तरह के ही मार्क्स होते हैं, थोड़ा ही फर्क होता है। क्योंकि यहां पर अगर अच्छा इंप्रेशन पड़ा और वहां पर थोड़ा वीक भी हो गया, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है आपके लिए एग्जाम। अब आप बोलोगे सर ऐसे बनना जरूरी थोड़ी है, एग्जामिनर है, एक्सपीरियंस है। अरे इट इज ह्यूमन टू बी लाइक दैट, ऐसे ही होता है अपनी साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, ये कोटेशन क्यों चल रही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये इसीलिए चल रही है क्योंकि ऐसा होता है। तो अगर यहां पर आपने अच्छा इंप्रेशन मारा, यहां पर अच्छा इंप्रेशन मारने की सबसे बस मस्त चीज है इंट्रोडक्शन। इसके लिए काफी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं।
अगर यहाँ पर खराब इंप्रेशन मार दिया, लेटर कितना भी अच्छा लिख दो, उसके बाद उतने खास नंबर नहीं आएंगे जितना यहाँ पर ठीक ठाक इंप्रेशन के बाद आ सकते थे। तो अब इसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे? है ये 5 नंबर का, बट खतरनाक चीज़ है ये। इसको इंप्रूव करने के लिए आगे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है? इसको कैसे कैसे ना कैसे करके ये सॉलिड चीज़ होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया मेन बॉडी के 20 नंबर हैं, तो मेन बॉडी के अंदर आप क्या चीज़ करोगे? किसी भी चीज़ की प्रेजेंट सिचुएशन को, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन। उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को जो भी मैंने आपको बताया डाइवर्सिफाई करोगे, अलग अलग टाइम पर उसको टच करोगे, लेकिन एक फ्लो में टच करोगे। फिर उसके अगर उसका कुछ पास्ट है तो उसको भी आप टच कर सकते हो, पास्ट के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। उसका फ्यूचर कहाँ पर लाई करता है, ये सजेशन में, कि फ्यूचर में हम इस चीज़ को ऐसे देखना चाहेंगे। तो 5 नंबर इसके हैं, 5 नंबर इसके हैं, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 35। 15 नंबर कहाँ पर हैं? क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ध्यान नहीं देना इन चीज़ों पर। कमांड ओवर लैंग्वेज और कॉन्टिन्यूटी, ठीक है? इनकी इतनी टेंशन मत लो, जो मैं बाकी चीज़ें बता रहा हूँ। अब आओ एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। डू नॉट स्टार्ट राइटिंग इंस्टेंटली, बहुत ही ज़रूरी चीज़। आप ऐसे लिखोगे सबसे पहले, तो सीट मिलते ही सीधा लिखना मत स्टार्ट कर देना ना। सीट लिखते ही सीधा लिखना क्यों नहीं स्टार्ट करना? बिकॉज ये एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ये कैसे आएगा? ये अगर कोई बंदा इंस्टेंटली लिखेगा तो नहीं आएगा। ये कमांड ओवर लैंग्वेज, ये तो शायद दिख भी जाएगी, आपकी आदत है तो, है, लेकिन ये चीज़ प्लान भी की जा सकती है। कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी थॉट के अंदर अगर आप सीधा इंस्टेंटली लिखने लग जाओगे, और आपकी वर्ड लिमिट भी क्रॉस हो सकती है अगर आप सीधा लिखने लग जाओगे। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले टॉपिक देखा एस्से का, ध्यान से पढ़ो, समझो। टॉपिक को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, गलत नहीं समझना। उसके बाद जो मैंने बोला था पेंसिल भी ले जाना, एडमिट कार्ड के पीछे आप क्या करोगे? उसकी इंट्रोडक्शन का पॉइंट, इंट्रोडक्शन मत लिखना कि इंट्रोडक्शन में मैं ये और ये चीज़ लिखूंगा, और बॉडी में मैं ये पॉइंट लिखूंगा, इस टॉपिक को ऐसे मैं डाइवर्सिफाई करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, और कंक्लूजन में मैं ये सजेशन, ये वीकनेस, मोटा मोटा सा लिख लो, तो आपको क्या हो जाएगा? आइडिया सा हो जाएगा कि मेरा ऐसे ऐसे जाने वाला है। फिर उसी चीज़ को वर्ड्स के अंदर हमने छापना है, उस बढ़िया कंटेंट को। अब उस बढ़िया कंटेंट के अंदर इंट्रोडक्शन में हमने क्या डालना है, ये मैं आपको बताऊंगा। जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हो? आप लोकोक्ति, मुहावरे, ये यूज कर सकते हो। इंग्लिश में सर ने आपको बताया तो वहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? बिकॉज इंग्लिश की जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको, मतलब अगर आपको इतने अच्छे से नहीं आती ना यूज़ करनी, और गलत जगह यूज़ कर ली, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि भैया क्या बंदा है। मैं आपको इन सब के मतलब भी बताऊंगा। तो हिंदी में तो आप यूज़ कर ही लोगे सही जगह पर। तो अगर आप कोई लोकोक्ति, कोई मुहावरा यूज़ करते हो, स्टार्टिंग में एक लोकोक्ति और मुहावरा बैठना मुश्किल है, स्टार्टिंग में नहीं बैठेगा, मेरे को पता है। कोई लोकोक्ति मुहावरा इतना जल्दी सेट नहीं होएगा, मेरे को पता है क्या सेट होएगा। तो इनको आप बीच में यूज कर लेना, लेकिन स्टार्टिंग में व्हाट यू कैन यूज इज, यू कैन यूज ए स्ट्रॉन्ग फैक्ट। या अरे स्ट्रॉन्ग वर्ड मैंने गलत जगह यूज कर दिया, रुको। यू कैन यूज एन, अब मैं हिंदी वालों के लिए इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ, एक बहुत ज़रूरी तथ्य आप यूज़ कर सकते हो। तथ्य का क्या मतलब, वही मैं आपको बताऊंगा कि भैया जिस टॉपिक के बारे में, मान लो पोल्यूशन के बारे में टॉपिक है, तो इंडिया का सबसे पोल्यूटेड शहर कौन सा है, या इस टाइप की चीज़ें, या फिर इंडिया पोल्यूशन में कौन से नंबर पर है, उसको ठीक से सेट करवाना जरूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। अगर स्कीम्स के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में टॉपिक आता है, तो उसके लिए फैक्ट, मतलब ये समझ रहे हो ना, इतने करोड़ लोगों को टारगेट किया इस स्कीम से। तो अगर ये स्टार्टिंग की 2-3 लाइन में अगर ये दिख जाता है तो ये लगता है कि बंदा वेल इन्फॉर्म्ड है। या फिर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत ही मजबूत स्टेटमेंट, जैसे वृद्धाश्रम के बारे में अगर आया था कि पेड़ की जड़ें ही अगर कमजोर होंगी तो उसकी टहनियां और पत्ते, मतलब ये ओबियस है कि उसकी टहनियां और पत्ते आगे जी नहीं पाएंगे। तो हम वृद्धों को पेड़ की जड़ों से कंपेयर कर रहे हैं। तो एग्जामिनर इतनी चीजें पढ़कर आएगा तो ये लगेगा कि थोड़ा यूनिक तो है। तो आगे जो भी टॉपिक होंगे मैं आपको बताऊंगा ये चीजें। जैसे कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे विमुद्रीकरण पर एक निबंध लिखिए, क्या इसने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पर विमुद्रीकरण पर आप स्टार्टिंग में, ये तो एक सरकार की योजना होगी, यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट कोट कर सकते हो इकोनॉमी को लेकर कि भैया उस डेट को हुई थी कि उस दिन
अब ये तो आएगा नहीं, बहुत पुराना हो गया, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 8 नवंबर को रात 8 बजे एक बहुत बड़ी घोषणा, मतलब कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ड्रामेटाइज अगर आप कर पाओगे, अभी मैं ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए ना, ये चीज़ें मैं आपको कन्वे करने आया हूँ, कुछ और मैं देख लूँ। जनसंख्या नियंत्रण ही सब समस्याओं की समाधान है। एक अनार 100 बीमार अगर ये किसी के ऊपर ये यहाँ पर लग जाए तो समझ में आ रही है बात मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। वो यानी कि हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, एक ऐसा, और हाँ, हिंदी के अंदर मैंने एक और चीज यहां पर लिखी होगी, जुगलबंदी। मान लो नई शिक्षा नीति के ऊपर आ गया कि देश के बच्चों के भविष्य का आधार यही है नई शिक्षा नीति का सार। तो ये जो जुगलबंदी सी होती है ये इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है, ये हिंदी में पॉसिबल है। इस चीज से बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने ऐसी जुगलबंदी, यानी इसको शायरी बोलूं या क्या बोलूं मेरे को ये समझ में नहीं आया, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। इस चीज से कई सारे टॉपर्स ने स्टार्ट किया इससे को, उनको काफी अच्छे नंबर मिले हैं। तो इसको सोचना एक बार, बिकॉज आपके स्टार्टिंग के वर्ड हैं, इसको 3-4 मिनट भी दे दोगे सोचने में वहां पर तो मजा आ जाएगा। इसको मैं स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा था, ठीक है। देन तो डू नॉट स्टार्ट राइटिंग इंस्टेंटली, इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत सारा सोचो, पूरी चीज को प्लान करो। ऐसे ही हमने लेटर को प्लान करना है। टच ईच एरिया, इससे मेरा मतलब क्या है कि डाइवर्सिफाई करना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सारी चीज़ों को हम अगर टच कर पाए तो। बी न्यूट्रल, लीन टुवर्ड्स पॉजिटिव, हमें न्यूट्रल रहना है। अगर मान लो डीमोनिटाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल डीमोनिटाइजेशन के ऊपर आ गया तो उसकी बुराई बुराई नहीं करनी है, अच्छा अच्छा ही नहीं करनी। क्या पता एग्जामिनर किस साइड हो, आप किसी चीज़ की बुराई करोगे उसको वो अच्छी लगती है, नंबर काट लेगा, मैं बता रहा हूँ। मतलब ऐसा ही होता है भाई, रियल लाइफ में है, ये नहीं है कि वो खुंदक में काट लेगा, ये ह्यूमन नेचर है। तो हमें हर एक टॉपिक में भी हमें न्यूट्रल रहना है और प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें बतानी है, लेकिन हमने थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ झुकना है। अगर सरकार की बात हो तो बहुत ज़्यादा बुराई नहीं करनी है, और मान लो कमीशन की बात है, एसएससी की बात है, ऑनलाइन एग्जाम के रिलेटेड एक वो आया है, तो वहाँ पर भी हमने वो नहीं करना, मतलब पॉजिटिव रहना है थोड़ा। कमीशन को बुरा भला मत बोल देना, बाहर आंदोलन करना अलग बात है, वो नंबर काट लेगा आपके, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, खुश खुश बंदा सबको अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा ऐसे क्रिटिसाइज करता हुआ नहीं रहना है आपने बहुत ज़्यादा, ठीक है। देन गुड वोकैब वर्ड्स आपने यूज करने हैं, जैसे मैंने बताया हिंदी के अंदर गुड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिमार्क्स। इसका मतलब क्या है, जैसे ये चीजें बोलते हैं ना, आपका भवदीय, आपका आज्ञाकारी शीशा, मेरे को तो ये हिंदी में पता नहीं कितने होते हैं, नहीं तो मैं लिख कर ले आता। तो ये एक बार देख लो एग्जाम में जाने से पहले, ये कितने तरह के होते हैं, तो अच्छे वाले यूज करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में जैसे सी यू सून लिखते हैं इंग्लिश में, तो ऐसे ही हिंदी में भी कई सारी चीजें लिखते हैं, मेरे को वो सारी पता नहीं है, तो जस्ट ये मैं नॉलेज आपको देना चाह रहा हूँ। आपके पास कोई बुक होएगी या ऑनलाइन, देखो यार ये काम आपको करना पड़ेगा, आप हिंदी के छात्र हो, तो ये चीजें 7-8 पढ़ लो, ओपनिंग रिमार्क्स पढ़ लो, प्यारे अनुज क्या हाल है टाइप, देखो मेरे दिमाग में ये आ रहा है, तो वहां पर आप ओपनिंग रिमार्क्स अच्छे से पढ़ लो। हिंदी के आपने पत्र लिखे हैं तो आपको याद होंगे 5-7, और क्लोजिंग वहां पर एक लेटर लिखना, उसके अंदर बेस्ट वाले हमने लिखने हैं। स्टार्ट विद स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट ऑन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, हमने एग्जामिनर के माइंड को ऑन कर लेना है, उस पर काबू कर लेना है। कैसे, स्टार्टिंग में अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होगी ना, एक बढ़िया स्टेटमेंट होगी, तो इंट्रोडक्शन पर थोड़ा सा सोचना, वहां से मजा आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ लोकोक्तियां बता रहा हूँ, आम लोकोक्तियां तो आपको पता ही होंगी, मुहावरे पता होंगे, मेरे को जो थोड़े से अलग लगे, हटके लगे, वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये कहीं ना कहीं पर अगर सेट हो जाए तो, जैसे यही मान लो चोली दामन का साथ होना, कि भाई शिक्षा का और देश के विकास का चोली दामन का साथ है कि नहीं। शिक्षा का और देश के विकास का, शिक्षा नीति पर आ जाए, तो जब ये चीज कोई लिखेगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि यार बढ़िया लिखा यार बंदे ने, मतलब बढ़िया जगह है मुहावरा। चोली दामन का साथ होना यानी कि दो चीजों का गहरा संबंध होना। तो एक बार मैं इन सबको एक्सप्लेन कर दूं आपको। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि एन वक्त पर सॉल्यूशन के लिए निकलना। आग लगी है, अब कुआं खोद रहा है पानी के लिए, तो ये भी आप हम कई जगह पर देख सकते हैं। हाँ, कि जो डिमोनेटाइजेशन थी वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, बाद में इंप्लीमेंटेशन के अंदर कुछ गड़बड़ निकली थी, एटीएम के साइज वगैरह पता नहीं बाद में बदले गए थे नोटों के साइज के अकॉर्डिंग, अंदर से कुछ चीजें, तो वो आग लगने पर कुआं खोदने जैसी स्थिति हो गई थी उस वक्त। मैं जस्ट रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। कूप मंडूक होना, ठीक है, अगर अच्छी शिक्षा नहीं रहेगी है, और
लोगों को हम हर एक चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे, देन कूपमंडूक यानी कि पूरी दुनिया के बारे में नहीं पता, एक लिमिटेड सी नॉलेज है किसी बंदे को। देन किंग करते हुए भी मूड होना यानी कि कंफ्यूज होना, ये ना पता होना कि अभी क्या करना है। तूती बोलना यानी कि भाई किसी चीज़ की तुत्ती बोलते हैं यानी कि वो काफ़ी धाक है उसकी, ठीक है। द्रौपदी का चीर होना यानी कि कोई ऐसी चीज़ है अनंत है। जैसे जो अपनी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, इसको आप बोल सकते हो। यहाँ पर तो ये ठीक से सेट नहीं हो रहा। अनंत द्रौपदी का जब चीरण हो रहा था तो वो कपड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर पाओगे कहीं पर भी। 99 का फेर होना, 99 का फेर होने का मतलब है कि भैया रुपए के चक्कर में होना बंदा। जैसे पॉलिटिशियन के बारे में बोल सकते हो कि 99 के फेर में रहते हैं। देन भरी थाली को लात मारना, जैसे अभी कोविड-19 था और जब बंद हो क्या हो गया था, ये लॉकडाउन हो गया था, तो भरी थाली को लात मार दी थी कई लोगों की भरी थाली को। क्यों? क्योंकि ठीक ठाक गुजारा कर रहे थे जो लोग, उनको अपने धंधे छोड़कर अपने घरों में जाना पड़ा था। भरी थाली को लात मारना मतलब कि ठीक ठाक गुजारा हो रहा है, भरी है उसकी थाली, किसी का धंधा बंद करवा देना एकदम से, ठीक है। होम करते हाथ जलना, होम करते यानी कि होम मेरे ख्याल हवन होता है, हवन करते हुए हाथ जलना यानी कि अच्छी चीज करने गए थे लेकिन हाथ जल गया, हमारे साथ बुरा हो गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पर पक्का सेट हो जाएंगी, तो एक बार इनको रिवाइज कर लेना, जबरदस्ती नहीं घुसा देना, कोई ना कोई हो जाएगी कहीं ना कहीं सेट। हवा का रुख देखना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी है वैसे है हवा का रुख, लेकिन ये कहीं पर भी सेट हो सकती है। हवा का रुख देखना मतलब कि प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, तो आप कहीं पर भी लिख सकते हो हवा का रुख देखते हुए ये चीज़ सरकार को करनी चाहिए, ये चीज़ करनी ठीक होगी। समझ में आ गई। लोकोक्ति मुहावरे का देवर आते हैं तो इनको यूज़ कर लेना पेपर में, एक बार नज़र मार जाना किसी बुक के अंदर आपके पास हो तो। और इन सारी चीज़ों की पीडीएफ तो आपको दूंगा ही। जन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने दे दिए हैं, लेकिन ये इतने खास मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, खास तो हैं, आप खास कर लेना दोस्त, ठीक है। आप और भी देख लेना, जैसे कि भाई जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है और पूरे वर्ल्ड की 18% जनसंख्या इंडिया के अंदर रहती है। अगर इन फैक्ट्स के साथ शुरुआत हो जाए, अगर मान लो पॉपुलेशन के ऊपर ही टॉपिक है और इन फैक्ट्स के साथ शुरुआत हो जाए कि विश्व के 2.41% भूभाग पर विश्व की 18% जनसंख्या रहती है, जो कि मतलब कि पर कैपिटा जमीन के हिसाब से, मेरी इंग्लिश तो आएगी ऐसे बीच में, पर कैपिटा जमीन के हिसाब से वो कितनी गुना हो गई देखो, 2.5 का कितने गुना हो गया, लगभग 7 गुना हो जाएगा। 24 8, हाँ 7 और 8 गुना के बीच में हो गया। तो समझ में आ रही है। अगर एक आप इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ स्टार्ट करते हो तो आप ऐसे लगते हो कि वेल इन्फॉर्म्ड बंदा है। जो इंडिया के अंदर 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जिनकी 25 से कम उम्र है, और 65% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 35 से कम है। ये एक फैक्ट है। लिंग अनुपात इंडिया में 940 है, गांव में 72% लोग रहते हैं। साक्षरता अगर आप देखोगे तो 77% है। केरल में 100% लोगों ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली है, फिलहाल 100% लोगों ने वहाँ पर साक्षरता, ये पता नहीं फिर ये 100% होनी चाहिए थी, मैंने इंटरनेट पर देखा था, ये चेक कर लेना, ये लिखा हुआ था। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया क्योंकि उसके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जानने के लिए, जीडीपी के बारे में, तो एक बार ये जान के चले जाना, कहीं ना कहीं पर तो जीडीपी सेट हो ही जाएगा ना, फैक्ट है। 70 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता है इंडिया में, तो अगर ऑनलाइन आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सेट हो जाएगी। किसी भी चीज़ पर ऐसे आए, अर्थक्वेक के ऊपर ऐसे आया था, वहाँ पर भी आए, तो आजकल ऑनलाइन इतना सिस्टम है कि हम ऑनलाइन उनको अवेयर कर सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन हो गया ना कि ऑनलाइन अवेयर किया जाए, उनके लिए वीडियोस बनाई जाएँ या फिर आर्टिकल्स, वेबसाइट वगैरह, पोर्टल खोले जाएँ। 70 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं, तो ये चीज़ें कहीं पर भी सेट होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, अब हैप्पीनेस इंडेक्स तो किसी भी प्रॉब्लम के साथ रिलेट किया जा सकता है। अगर लोगों की कोई भी प्रॉब्लम आई तो वहाँ पर जो इंडिया की रैंक है वो 144th है। हेल्थ केयर इंडेक्स, बिकॉज अभी कोरोना का मामला है तो उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, तो मैंने ये बता दिया कि भैया 42nd रैंक है इंडिया की हेल्थ केयर इंडेक्स के अंदर। देन कुछ सरकारी नीतियां मैं आपको बता देता हूँ, इनको मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। आज मेरे को रनिंग भी छोड़नी पड़ी है शाम को ये सारा काम करते हुए, तो इतना टाइम नहीं मिला, ये जस्ट मैंने बता दी है। अब एक और बात मैं आपको बताऊँ, आपको लगेगा कि सर स्वच्छ भारत मिशन तो काफ़ी पुराना है, मैं इसके बारे में अभी क्यों पढ़ के जाऊँ। आप इसलिए थोड़ा मोटा पढ़ के चले जाओ जो पुराने हैं उसके बारे में थोड़ा मोटा, क्योंकि कुछ ऐसा टॉपिक आ जाए जिसके अंदर आप इसको कोट कर पाओ, मतलब इसके बारे में बोल पाओ, तो इसके एक आधे फैक्ट्स आप बोल पाओ। समझ में आ गई बात।
चीज़ पुरानी है, बट इसके फैक्ट्स भी हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो स्वच्छता से रिलेटेड है, तो वहाँ पर अगर हम इसके फैक्ट्स भी कोट कर पाए तो वेल इन्फॉर्म्ड लगेंगे हम। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा 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 पढ़ के जा सकते हो, ठीक है भाई। देन अब मैं पिछले सालों में आए हुए आपको निबंध बता देता हूँ, वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा। ये एक बार पढ़ लो। वर्तमान समय में शिक्षा की अहमियत, अपनी नई शिक्षा नीति के ऊपर भी आ सकता है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। विमुद्रीकरण पर एक निबंध लिखिए, क्या इसने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है कि बेइज्जती नहीं मारनी है गवर्नमेंट की, है वो उसके मतलब ठीक नहीं लगता है, ठीक मानना नहीं जाता, इसके नंबर नहीं देते। जनसंख्या नियंत्रण ही सब समस्याओं की समाधान है? एक अनार 100 बीमार। भूकंप की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें वेल अवेयर रहना चाहिए, है। आग लगने पर कुआं नहीं खोदना चाहिए, तो कुछ पहले प्रिपेयर होके रखते हैं ना भूकंप के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं कि भाई जैसे ही भूकंप आए किसी टेबल के नीचे घुस जाओ, या चौखट होती है जो उसके नीचे चले जाओ, टेबल की टांग पकड़कर उसके नीचे। तो वो क्या है कि पहले डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा कि पहले अवेयर रखते हैं, आग लगने पर कुआं खोदेंगे तो कोई समाधान नहीं होगा। देखो ऐसे अगर ये चीज़ें यूज हो जाती हैं तो मज़ा आता है आपको भी, एग्जामिनर को भी। तो पिछले सालों के पत्र हैं भैया, इनके वो ले लो आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? ये मैं क्यों दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट नहीं यार, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम में, क्यों टेंशन ले रहे हो। इसलिए दे रहा हूँ कि एक बार इनके ऊपर लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आखिरी दिन बचे हैं, बस लगा दो पूरी जान, रातों को लिखो निबंध, दिन में लिखो निबंध, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होएगा, ठीक है। ये और हैं पत्थर, देन दैट्स ऑल। ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सब की पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिली हैं, बहुत ज़्यादा जोर लगा है, मतलब वीडियो के अंदर ठीक ठीक ही बातें मैंने बताई हैं, पर ये इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करने में, टाइप करने में है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा था कि भाई हिंदी का फॉर्मेट अलग ना हो जाए, है। तो टू बी श्योर अबाउट थिंग्स, मेरे को चीज़ों के बारे में श्योर होने के लिए काफ़ी यहाँ पर टाइम मेरे को लगा है इस वीडियो के अंदर। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको, है। और इवन कोचिंग सेंटर की ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पर भी आपको चैनल को ज्वाइन करने का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर ये जो टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है। तो दैट्स ऑल यार, लगे ही रहिए अब अपनी तैयारी में, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। लगे रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टेक केयर।